नमस्कार साथ नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। जो आपका फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है वो आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज एक नए चैप्टर के साथ में लेके आया हूँ। वो चैप्टर है आपका मैग्नेटिज यानी चुंबकत्व। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो चुंबकत्व में आए हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी चुंबकत्व चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आज यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, चले सबसे पहले आप चैनल को और जो हमारे वीडियो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। गीता सागर, रितु कुमारी, गौरी गौतम, एएसपी सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि कुछ दिनों से क्लासेस भी नहीं हो पाई हैं तबीयत की वजह से, तो आज हम क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला है आपका मैग्नेटिज्म, जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, जिसे आप कहते हो चुंबकत्व। तो इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा कि एक चुंबक होती है। क्या है, आपने एक चुंबक को देखा होगा, जैसे ये है आपकी एक चुंबक, जिसमें क्या होते हैं, इसमें दो सिरे होते हैं, एक यानी दो पोल होते हैं। एक होता है आपका एन और एक होता है एस। इसका मतलब होता है एक पोल होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। यहाँ पे क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं इस जगह पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबक के पास में क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो होगा क्या, यहां से चुंबकीय रेखाएं बनती हैं, यानी चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। तो यहां पे आपकी चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं इस तरीके से। तो चुंबकीय रेखाएं जो निकल रही हैं इस तरीके से आपकी चुंबकीय रेखाएं निकलती है। अब जो चुंबकीय रेखाएं यहां पे निकली है ना, यहां पे आप एक चीज देखोगे कि इनकी वजह से क्या बना हुआ है, एक वक्र बनता है, एक कर्व बनता है। और वो कैसा दिखता है, वो आपका क्लोज्ड दिखता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि कितने ध्रुव हैं, यहां पे दो ध्रुव बनते हैं, जिसे हम नॉर्थ और साउथ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या बना, चुंबकीय क्षेत्र बना। चुंबकीय क्षेत्र के अलावा यहाँ पे रेखाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र से अलावा क्या निकली, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं निकली। और इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या पता चला कि ये वक्र जो बनता है वो कैसा वक्र बनता है, ये क्लोज्ड कर्व बनता है, क्लोज्ड वक्र बनता है। अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि इसमें जो चुंबकीय रेखाएं निकल रही है ना, इनकी कोई डायरेक्शन तो होगी, यानी यहां से निकली,
या यहाँ से निकली और यहाँ से यहाँ आई है या फिर यहाँ से यहाँ आई है, तो याद रखना कि यहाँ पर जो चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं वो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, यानी डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। और कहाँ पर, यानी हम कब बात करेंगे? आउटसाइड की बात करें। आउटसाइड की जब मैं बात करूंगा तो डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे इंटरनल की बात करूं या इनसाइड की बात करूं तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वो साउथ से नॉर्थ होगा। ये बात आप याद रखना, ये होगी बात चुंबक की। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ, यानी जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से निकलेंगे और यूं घूमेंगे, इस तरीके से, इस तरीके ऐसे यहाँ से निकलेंगे और यूं घूमेंगी, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्या होता है? यहां पे होती है परमेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं पारगम्यता। अब पारगम्यता क्या होती है? तो यहां पे आप देखोगे कि यहां से आपकी रेखाएं जो निकल रही हैं ना, ये कितनी डेंस हैं, यहां पे कितनी रेखाएं निकलती हैं। तो यहां पर डेंसिटी जो पता करनी है, इस डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? ये इसी को परमेबिलिटी कहते हैं। यहां पे कि अगर ज्यादा रेखाएं होंगी तो डेंसिटी क्या होगी? यहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर कम रेखाएं होंगी तो यहां पे डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और इसका मतलब क्या है? परमेबिलिटी ज्यादा कहां होगी? जहां पे रेखाएं ज्यादा होंगी, यानी ज्यादा डेंस होंगी। गुड इवनिंग अभय सिंह। हाँ, मेरी तबीयत आज तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो मैं बोल रहा हूँ। क्लास में कोई नज़र नहीं आ रहा है सर, सब लोग क्लास में हैं। जय हिंद, आप फन लवर आ चुके हैं, सभी लोग क्लास में आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बल की चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या है। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पे चुंबकीय बल जो होता है ना, उसकी दिशा बतानी है, उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, बी कहता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, सी कहता है चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। मैंने थोड़ा सा आपको जो बताया है ना अभी, वो थोड़ा सा जो बताया उसमें ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर यहाँ से क्या निकलने वाला है। जय हिंद। ठीक है, रीता कुमारी ने ऑप्शन नंबर दे दिया है बी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, अभी मैंने बताया था आपके पास में एक चुंबक है, मान लीजिए ये चुंबक है, और इस चुंबक के दो पोल होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ और एक होता है आपका साउथ पोल। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेंगी? चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय रेखाएं यहाँ से इस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, और अगर ये इस तरीके से चल रही हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बनती है वो क्या बनती है? आउटवर्ड्स में, यानी आउटसाइड जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर बनेगी। लेकिन जब मैं इनसाइड की बात करूंगा तो वो डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन आपकी साउथ से नॉर्थ होगी। अब हमसे यहाँ पे पूछा तो ये है नहीं कि इनसाइड या आउटसाइड, लेकिन हमें इनसाइड आउटसाइड भले ही ना पूछा गया हो, अगर वो पूछेगा तो वहां पे स्पेसिफिकेशन देगा कि इनसाइड। अगर वो इनसाइड नहीं देता है तो हम क्या मानेंगे? हम इनको ही मानेंगे जो आउटसाइड चल रही हैं। तो आउटसाइड क्या होगा? नॉर्थ से साउथ, और वो कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। एक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पारगम्यता की इकाई क्या है? तो सबसे पहले मैंने बोला था परमेबिलिटी क्या होती है, इसको हिंदी में पारगम्यता कहते हैं। अब पारगम्यता है क्या? वही चीज है, अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं हैं, यानी यहाँ से अगर मैं चुंबकीय रेखाओं को निकालूं, इस तरीके से चुंबकीय रेखाएं चल रही हैं। ठीक है, अब एक दूसरे को ये काटेंगी तो है नहीं, ये एक दूसरे को काटती भी नहीं है। इस तरीके से आप देखोगे चुंबकीय रेखाएं यूं चलते चली जाती हैं। ठीक है, ये चुंबकीय रेखा है। अब बात को हो रही है कि यहां पे पारगम्यता क्या है। तो पारगम्यता का बात याद रखना कि यहां पर ये देखो कि डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहां पर ज्यादा है। बिल्कुल, नॉर्थ टू साउथ पोल, बिल्कुल। तो यहां पे पारगम्यता की जब मैं बात करूंगा तो आपको पता है एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। तो यहां पे आप देखोगे इधर हमें क्या दिखा है? डेंसिटी क्या है? कम है। इधर क्या है? डेंसिटी क्या है? कम है। लेकिन इस एरिया में
इस वाले एरिया को अगर आप नोटिस करो तो इस एरिया में डेंसिटी क्या है, इस एरिया में डेंसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, पोल पर परमेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, और लेकिन पोल के अलावा जो होती है वो वहां पर कम होती है। तो यहां पे याद रखना कि जब भी आपसे परमेबिलिटी की बात की जाएगी तो परमेबिलिटी पोल पर ज्यादा होती है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर आ रही हैं, अब वो ऊपर भी यहां से जा रही हैं और नीचे की तरफ में भी, तो यहां पर आपका क्या है, डेंस जो आपकी डेंसिटी होगी यानी घनत्व जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हमें बताना कि इकाई, लेकिन पूछा तो हमसे इकाई है, तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि पारगम्यता होता है म्यू बराबर बी अपॉन एच, और बी यहां पे क्या है, बी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका हेनरी, ठीक है। और यहाँ पे H क्या है, H आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र को हम किस में मीजर करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को मीटर में मीजर करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का यानी पारगम्यता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, हेनरी पर मीटर, ठीक है। बिल्कुल पूजा, गुड इवनिंग। नॉर्थ में डेंसिटी लो और साउथ में हाई होती है। आप फन लवर, हेनरी मीटर, अच्छा हेनरी अलग है मीटर अलग है, अपने आप लगा लो हेनरी पर मीटर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ऑप्शन, हाँ बिल्कुल पूजा आंसर सही है, सेकंड का हेनरी पर मीटर होगा। अब बात आती है कि सदिश राशि कौन सी है इसमें से। ऑप्शन ए कहता है कि आपके सामने रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है यानी सापेक्ष पारगम्यता जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बी कहता है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी है। सी है आपका फ्लक्स घनत्व, और ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय क्षमता। तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो सदिश राशि है वो कौन सी है। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि जब भी सदिश राशि की बात आएगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी मैं सदिश राशि बोलूं या आप बोले सदिश राशि, तो इसका मतलब है कि इसके पास में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास में क्या होगा, परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास में क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और आपको पता है कि इनमें से किसके पास में जब डायरेक्शन होती है तो उसके पास में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, इसके पास में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो भी आप याद रख लो कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। बिल्कुल पूजा, अफन लवर, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है, यहां पे पूछा गया है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है तो ये क्या होता है। तो यहां पे आपसे ऑप्शन में दिया गया टंगस्टन, एल्यूमिनियम, तांबा और निकेल, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक होता क्या है। तो उसके लिए याद रखना, फेरोमैग्नेटिक जैसे हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगर मैंने लौह चुंबकीय बोला है तो ऐसा पदार्थ जिसके पास में क्या हो, अट्रैक्शन, यानी चुंबक के पास में आने पर अट्रैक्शन ज्यादा हो, क्या हो जाए, चुंबक को पास में पहुंचने पर उसके अंदर क्या हो, अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो चुंबक उसे अट्रैक्ट कर ले यानी अट्रैक्ट होने की क्षमता ज्यादा हो, वो क्या होगा, वो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। और ऑप्शन इसमें से आपको बताना है कि किसके पास में होता है, तो आप याद रखना, एक तो आपका लोहा होता है, लोहा के अलावा आपका कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट के अलावा आपका निकेल होता है, तो ये होते हैं आपके लौह चुंबकीय, ठीक है। इसके पास में क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये यानी जो आपके लौह चुंबकीय पदार्थ जो होंगे, यानी फेरस को, लोहे को, आपने देखा होगा लोहे चुंबक जो होती है ना, लोहे की छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींच लेती है। तो क्या हो, यहाँ पे यही बात है कि जो लोहे के जो छोटे कण हैं, यहाँ पर जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अट्रैक्ट होते हुए पास में चले आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि मान ली एक हो गया लौह चुंबकीय और एक होता है अनुचुंबकीय, ठीक है, एक होता है आपका अनुचुंबकीय और तीसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। और तीनों में फर्क क्या है, तो जब मैं अनुचुंबकीय की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि उसके पास में क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, यानी अट्रैक्शन तो होगा लेकिन क्या होगा, कम होगा। और ये क्या है, ये रिपेल करेंगे, यानी प्रतिचुंबकीय का मतलब है कि वो वस्तुओं को क्या कर देगा, दूर जाने देगा। तो इसका मतलब क्या है कि टंगस्टन और एल्यूमिनियम यहाँ पे जो हैं
टंगस्टन और एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, वो आपका क्या है, अनुचुंबकीय है, और कॉपर जो है वो क्या है, वो प्रतिचुंबकीय है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो आंसर आपको निकेल मिल जाएगा। ठीक है, त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग। चलिए, अफन लवर का निकेल, रितु कुमारी का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं, जब किसी मैग्नेट को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो यहां पर क्या होगा। ए कहता है भाई वो अपना चुंबकत्व प्राप्त करेगा, यानी जो मैग्नेटिज्म है वो उसे मिल जाएगा। बी कह रहा है कि यहां पर मैग्नेटिज्म जो है वो यहां पे खत्म हो जाएगा। सी कहता है कि विद्युत आवेशित हो जाएगा, यानी चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। डी कहता है कि ना तो चुंबकत्व खोएगा ना ही उसे प्राप्त होगा। तो यहां पे आपको बताना है कि जैसे ही मैं चुंबक को गर्म करने लग जाऊंगा तो यहां पे क्या होगा, यानी उसके साथ में क्या होगा। आकाश, दीपाली गुड इवनिंग भाई। बिदुला का आंसर आ चुका है, बी पूजा कह रही हैं वह अपने चुंबकत्व के गुण को खो देता है। मैं आज तो ठीक हूं, आज तो मैं ठीक दिख रहा हूँ। रितु कुमारी का ऑप्शन नंबर बी, अफल लवर का ऑप्शन नंबर डी। हाँ, मेरी तबीयत आज ठीक है और आपके सामने मैं अब भी पढ़ा रहा हूँ। आज क्लासेस, जीएस की क्लासेस भी नहीं हो पाई थी। अब जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा था, तो मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो आपके सामने बस आपको आंसर देने हैं। यहाँ पे जब मैं बात करूँगा मैग्नेटिज्म की, तो यहाँ पे या फिर मैग्नेट की बात करूँ, तो याद रखना कि मैग्नेट जो है ये डिपेंड करता है किस पर, ये मैग्नेट जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पर डिपेंड करने का मतलब है कि ये जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मैं कहूं कि मैग्नेट की बात करूंगा, मैग्नेटिज्म जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो होता है टेम्परेचर के। अगर ये बात है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे अपने चुंबकत्व को खो देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जिनका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ध्यान रखते हैं तभी तो, ध्यान तो मैं रखता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। एक बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, ये बार, अच्छा बार मैग्नेटिज्म जो होती है उसके केंद्र में क्या चुंबकत्व होता है, वो कैसा होता है, हाई होता है। बी कहता है मैक्सिमम होता है, सी कहता है लगभग जीरो होता है, और डी कहता है मिनिमम और मैक्सिमम, या तो न्यूनतम या फिर अधिकतम होता है। तो आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, यहां पे जब मैं बात करूंगा, जैसे मान लो ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है। अब यहां पे सेंटर की बात की जा रही है, यानी इस वाले एरिया की बात की जा रही है। आपको पता है एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेट के केंद्र में हमसे चुंबकत्व पूछा है, तो याद रखना कि आपको पता है कि जो डेंसिटी यानी पारगम्यता जो होती है, परमेबिलिटी जो होती है, वो कहां पे ज्यादा होती है, वो पोल पे ज्यादा होती है। और अगर पोल पे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर पोल पर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो पोल पर ज्यादा होगा। क्या होगा, पोल पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यानी जो सेंटर वाला एरिया है यहां पर जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होगा, वो लगभग, स्माइल मस्त गुड इवनिंग शिवा राजपूत। अफन लवर ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर मैग्नेटिज्म जो होगा वो लगभग जीरो हो जाएगा, यानी शून्य के बराबर होगा। ये याद रखना कि यहां पर मैक्सिमम जो होगा वो पोल पर होगा। कहां पर होगा, पोल पर ज्यादा होगा। पोल में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसी वजह से आपने देखा होगा चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो आपकी पोल पर डेंस होती हैं, यानी जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसे तोड़ दूं, मैग्नेटिज्म यहां पर जीरो है, वो आपका कहां पर है, सेंटर पर जीरो हो गया। अब मैंने यहां पे इसे तोड़ दिया, अब तोड़ देने पर क्या हो जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, दो चुंबक बनेंगे।
दो चुंबक बन जाएंगे। तो अब एक बात बताओ कि यहां पर ये फिर से यानी सेंटर से मैंने तोड़ा है, यहां पर क्या था, मैग्नेटिज्म जीरो था, लेकिन जैसे ही मैंने तोड़ा तो इसके पास में क्या हो गए, इसके पास में पोल बन जाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अगर सेंटर पर जो चुंबकत्व है वो अराउंड जीरो है या जीरो जीरो ही है, तो वहां पर चुंबक को तोड़ देने पर वहां पर आपके पोल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पोल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां पे हमें दो नए पोल मिल जाएंगे, और जैसे ही हमें पोल नए मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस जगह पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, यानी मैग्नेटिज्म यहां पे ज्यादा हो जाएगा। ये बात याद रखना। अगर यहां पे सेंटर की बात हो रही है तो सेंटर पर है जीरो, और यहां से सेंटर से ही तोड़ दूं तो नया पोल मिल जाएगा, और जैसे ही हमें नया पोल मिला तो पोल पर क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है। ये बात आप याद रखना। विदुला का आंसर सी है बिल्कुल, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी रूबी, पता है मुझे, अफन लवर के नाम से आपकी आईडी है, मुझे मालूम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि एक प्रतिचुंबकीय वस्तु को एक चुंबक की पट्टी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा। तो यहां पे मैंने अभी बताया था कि आपके पास में तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रतिचुंबकी, एक होता है अनुचुंबकी, और एक था लघुचुंबकी। तो ये अभी हमने तीन पढ़े थे कि प्रतिचुंबकी का मतलब होता है जो रिपेल्ड कर जाए, क्या हो, जो अट्रैक्ट हो ही नहीं और रिपेल कर जाए, दूर भागे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम प्रतिचुंबकी कहेंगे। तो बोल क्या रहा है, प्रतिचुंबकी वस्तु को एक चुंबक की पट्टी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा। अब इसे कहीं भी रख दो, प्रतिचुंबकी वस्तु है, जैसे आपका तांबा है, तांबे को कहीं भी रख दो, क्या वो अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। जब वो अट्रैक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, तांबा हो गया या बिस्मथ होगा, ये सब क्या होते हैं, ये आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, और इसका मतलब क्या है, ये रिपेल करेंगे, और मुझे इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है रिपेल्ड। मिल गया आंसर, विदुला का आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, शिवा राजपूत बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। तो पढ़ लेते हैं, चुंबक द्वारा आकर्षित किया गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रतिचुंबकीय है, अट्रैक्ट करेगा नहीं, तो क्या होगा, आकर्षित होगा नहीं। सी क्या कह रहा है, यह दक्षिणी ध्रुव द्वारा आकर्षित किया जाएगा, भाई वो अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा है, तो चाहे वो दक्षिणी हो चाहे वो नॉर्थ हो, कोई भी हो जाए, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डी कहता है उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित किया जाएगा, यही वही बात है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, अट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है जी, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक बार चुंबक जो है, बार मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेट है, इसके अंदर की चुंबकीय रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, यानी बार मैग्नेट है, इसके अंदर की चुंबकीय रेखाओं की प्रकृति यानी नेचर क्या होगा। यहां पे क्या बोला है, ए कह रहा है बे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तक होती है, यानी अब जो रेखाएं हैं, चुंबकीय रेखाओं की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तक। बी कहता है वे मौजूद नहीं होती हैं। सी क्या कह रहा है, वे वार चुंबक के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र पर निर्भर करती हैं। और डी यहां पे कह रहा है वे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर बताया ऋतु कुमारी का ऑप्शन नंबर डी है, बिदुला का आंसर बी है, आफन का बी। तो चलिए देखते हैं, ये मैंने अभी बताया है। यहां पे मान लीजिए एक चुंबक है, चुंबक के पास में पोल हैं नॉर्थ और साउथ। अब यहां पे मैंने बताया था एक होती है आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड से क्या हो रही है, चुंबकीय रेखाएं इस तरीके से निकल के जा रही हैं। अब एक मैंने क्या बताया था, एक बताया था इनसाइड। जब मैं इनसाइड की बात करूंगा तो ये हो गया आपका इनसाइड वाला एरिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैं आउटसाइड की बात कर रहा था तब मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। तो यहां पे क्या है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर ये जाएगा, ठीक है। चुंबकीय रेखाएं कहां जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन जैसे ही मैंने इनसाइड की बात की तो इनसाइड का मतलब है कि यहां पर रेखाएं साउथ से नॉर्थ जाने वाली हैं,
क्योंकि इस तरीके से आएंगी और यहीं से घूमते हुए फिर आगे ऐसे ही तरीके से चलती रहेंगी। यहां से भी क्या होगा, ऐसे आएंगी और इस तरीके से वो चलती रहेंगी। इसका मतलब ये है कि बाहर तो वो नॉर्थ से साउथ जाएंगी, लेकिन इंटरनल की बात की जाएगी, इनसाइड की बात की जाएगी, तो वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलेंगी। तो हमसे यही पूछा है। मैंने क्या कहा था, स्पेसिफिकेशन देगा, यानी कोई ना कोई एक वर्ड दे देगा जिससे आपको समझ में आए कि वो इनसाइड की बात कर रहा है या फिर आउटसाइड की। जब वो कोई बात नहीं कर रहा है तो हमें आउटसाइड वाला आंसर लगाना है, लेकिन जैसे ही वो इनसाइड वाली बात करेगा या फिर इनसाइड के बारे में पूछेगा तो वो पूछेगा उसके लिए कि अंदर की जो रेखाएं हैं या फिर इनसाइड की जो रेखाएं हैं वो कहां से कहां जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो केवल किसका सही है, केवल ऋतु कुमारी का सही है। नमस्ते भाई आदित्य चौधरी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है कि आपके पास में, यानी आपके ही पास की बात हो रही है, आपके पास में स्टील का बना कोई प्रबल क्षण चुंबक है। यानी यहां पे क्या है, स्टील का बना हुआ आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। यदि आप इस चुंबक को 3 सर्वसम भागों में बांटें, तो मान लीजिए 3 आइडेंटिकल जो पार्ट होते हैं ना, 3 बराबर बराबर पार्ट में आपने बांट दिया। अब क्या होगा, अगर आपने स्टील की जो चुंबक है इसको 3 बराबर बराबर पार्ट में बांट दिया तो क्या होगा। जैसे मान लो आपके पास में इतनी बड़ी एक चुंबक है, ये क्या है, स्टील की चुंबक है जिसके पास में नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, ये तो पता है चुंबक के पास में होते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, 3 अलग अलग पार्ट में, यानी 3 बराबर बराबर पार्ट में बांट दिया। इस तरीके से इसको मैंने 3 बराबर पार्ट में बांट दिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये अलग अलग कर दो, ये एक ये पार्ट बना, एक ये पार्ट मैंने अलग कर दिया, एक ये पार्ट अलग कर दिया, 3 पार्ट बना दिए। अब क्या पूछा है, क्या होगा, पहला कहता है एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव और एक दोनों ध्रुवों सहित पूर्ण चुंबक है। यानी एक जो है, एक में तो उत्तर ध्रुव रह जाएगा, दूसरी में दक्षिण ध्रुव और तीसरी में दोनों ध्रुव होंगे। बी कहता है कि एक तो उत्तर ध्रुव होगा, एक दक्षिण ध्रुव होगा और एक स्टील की छड़ रह जाएगी। सी बोल रहा है कि 3 सर्वसम चुंबक, यानी 3 बराबर बराबर एक चुंबक बन जाएगी। डी क्या कह रहा है, 2 सर्वसम चुंबक और एक स्टील की छड़, यानी 2 तो चुंबक बनेंगी और एक स्टील की छड़ बनेगी। तो यहां पे क्या होगा, जब मैं इस चुंबक को, एक पूरी चुंबक को 3 पार्ट में बांटता हूं, तो यहां पे मैंने अभी बताया था कि जब भी मैं चुंबक को 3 पार्ट में बांटू, एक पार्ट में 1 से 2 पार्ट करूं तो वहां पे नए पोल बन जाएंगे, और नए पोल बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसके पास में भी नॉर्थ साउथ बनेगा, इसके पास में भी नॉर्थ साउथ बनेगा और इसके पास में भी नॉर्थ साउथ बनेगा। तो यहां पे 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के बाद भी यहां पे 3 बराबर चुंबक बने जिनके पास में मैग्नेटिज्म जो होगा, यानी जो चुंबकत्व होगा वो सेम होगा। क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा कि 3 सर्वसम चुंबक जो हैं वो यहां पे बनने वाली हैं। घड़ी जब इशारा करती है 9 बजे रात का वक्त, फिर होता है मनीष सर की फिजिक्स की क्लास का। ओ भाई थैंक यू भाई, ये तो बहुत बेहतरीन बात थी। ठीक है, ये तो मैं, मुझे लग रहा है इसका टाइटल बना लेता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पूजा ने आंसर दिया है, विलेन बॉय। जय श्री कृष्णा भाई। ऋतु कुमारी का आंसर सी, शिवा राजपूत का सी और विलेन बॉय का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है, अभी हमने 3 बराबर बांटा, अब बात कर रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक दंड चुंबक पर लगने वाला नेट बल क्या होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का एक, यानी जहां पर आपका है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, उस फील्ड में अगर मैं किसी चुंबक को रख दूं तो वहां पे फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, ये बात मुझसे कह रहा है। ए कहता है भाई 0 हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, चुंबक की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी जितनी चुंबक होगी वो लंबी होगी, उसकी लंबाई पर डिपेंड करेगा कि जो आपका नेट फोर्स होगा वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो करेगा किस पर, लंबाई पर। सी कहता है कि कभी भी शून्य नहीं होगा, तो यहां पे या तो शून्य होगा या नहीं होगा, ये बात हो गई। डी कह रहा है कि भाई तापमान पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो क्या आंसर होगा, 0 होगा। सर टाइटल बना लो, मेरे दिमाग में ऐसे बहुत खुशाफाती टाइटल घूमते रहते हैं। ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ, लाइन अच्छी लगी तो मैं अब इसका टाइटल बना लूंगा, हो सकेगा ना उस पर जो थंबनेल होता है ना, उस थंबनेल पे ही बना दूंगा इसे। 0 0 0। पूजा का आंसर 0 है, शिवा राजपूत का आंसर बी है। तो यहाँ पे ब्लैंड बॉय नहीं बताया, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया था, तभी बताया था कि आपके पास में मान लो
कि चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में आपने क्या रखा, आपने एक मैग्नेट को रखा, आपने क्या रख दिया, एक मैग्नेट को रख दिया। चलो इस मैग्नेट को मैंने ये रख दिया, इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा। अब यहां पे याद रखना कि मैग्नेटिज्म हमेशा डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैंने बताया था पहले दूसरे क्वेश्चन में ही, मैंने बताया था मैग्नेटिज्म जो होता है यानी चुंबकत्व जो होता है, चुंबकत्व किस पर डिपेंड करता है, वो आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो मैग्नेटिज्म जो होगा वो लॉस होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो मैग्नेटिज्म यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, चार चीजें लिखी हैं, यहाँ पे जीरो की बात आ रही थी, ये लंबाई की बात कर रहा है, ये जीरो की यानी ये शून्य की भी बात नहीं कर रहा, और डी कहता है तापमान पर निर्भर करता है। तो ये तापमान पर ही निर्भर करता है, इस पर लंबाई का इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, ना तो इस पर लंबाई का इफेक्ट होने वाला है, ना ही ये जीरो होने वाला है। ये हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर डिपेंड करने के बाद ही यहाँ पे नेट फोर्स हम यहाँ पे बता पाएंगे। सर मैं तो अभी आया हूँ, मतलब आप पहली बार जुड़े हो, और पहली बार जुड़े हो मुझे लगता है सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। और क्लास आपको कैसी लग रही है आप एक बात ये बता दीजिएगा, तुक्का लग गया वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चुंबकत्व किसका एक प्रकार है, चुंबकत्व जो है वो किसका एक प्रकार है। ए कहता है भाई इलेक्ट्रिसिटी का है, बी कहता है कि फोर्स का है, सी कहता है ग्रेविटी का है, और डी कह रहा है मैटर का है। तो इसमें क्या आंसर होगा। सर एसएससी एमटीएस का पेपर है 5 नवंबर का, कुछ फंसेगा कि नहीं आपकी क्लास से। भाई फंस जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कोशिश यही करता हूँ, और मैं तो मोस्टली आपके क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में मैं उनको करा रहा हूँ। अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात नहीं चल रही है, अभी तो आपके प्रीवियस ईयर की बात चल रही है, और प्रीवियस ईयर हो जाने के बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। अब उनमें से तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से फंसेगा या नहीं, ये तो प्रीवियस ईयर है, ये प्रैक्टिस के लिए है कि हाँ आपका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में किस प्रकार का लेवल पूछा गया है। और लेवल अगर मुझसे इसी टाइप का पूछा जाएगा तो मैं ऐसे तो आंसर पर इतना तो पढ़ लिया कि अब लगा दूंगा, ठीक है। और आंसर आ रहा है ग्रेविटी और इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी यहाँ पे ग्रेविटी बता रहे हैं वो यहाँ पे है गलत, और ज़्यादातर लोगों ने ग्रेविटी बताया है और पूजा ने बताया है बिजली, तो बिजली भी यहाँ पे गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्स है। चुंबकत्व तो एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का बल है, चुंबकीय बल रेखाएं। यहाँ पे ये फोर्स है जो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये इसको खींचेगा। अब यहाँ पे ग्रेविटी की जैसे आपने बताई ना, ग्रेविटी यहाँ पे है तो थी, फोर्स, ग्रेविटी आपका एक फोर्स है, लेकिन ग्रेविटी लगेगी कहाँ पे, नीचे की ओर लग रही है। लेकिन यहाँ पे चुंबकत्व जो होगा अब वो आपका नीचे, यानी चुंबक आपका इस ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, या पर या फिर किसी भी तरीके से रख लो, ये कोई भी लोहे के जो चीज होगी उसको क्या करेगा, उसको तो अट्रैक्ट करेगा ही। क्यों अट्रैक्ट कर पा रहा है, अट्रैक्ट करने का रीजन है कि इसके अंदर क्या है, ये फोर्स यानी इंटेंसिटी है, उसको खींचने की इंटेंसिटी है। और जो यहाँ पर जो चीज मोशन में आ जाए, वो मोशन में आने का कारण क्या होगा, मोशन में आने का कारण है, मोशन में आने का कारण फोर्स है। क्यों है फोर्स, ये हम फोर्स में पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या है, धक्का या खिंचाव है, तो यहाँ पे क्या है, धक्का लगेगा या फिर खिंचाव होगा। मैग्नेटिज्म क्या करेगा, मैग्नेटिज्म करता क्या है, अगर आपने यहां पे नॉर्थ और नॉर्थ को मिलाया तो वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, भगाएगा, और नॉर्थ और साउथ को मिलाया तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, ये फोर्स होगा भाई। सर यहां पढ़ना ही नहीं किसी को, बस अब सब क्वेश्चन फंसाने की बात की अगर चलिए आगे बढ़ते हैं, सबके गलत थे। आपको पता चल गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी लगता है ये तो हलवा है, लेकिन होता नहीं है। वो बस देखने से लगता है कि हाँ अट्रैक्ट कर रहा है तो भाई ग्रेविटी होगी। और ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी जो मान लो अगर मैं गुरुत्वाकर्षण की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है ना वो भी आपका अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन बात क्या है, वो खींच नहीं पा रहा, लेकिन ये खींच ले रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या खींच पा रहा है, अब मैं हूं, मैं यहाँ पे हूं, आप लोग वहां पे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, यानी पृथ्वी पर या कहीं पर भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं खींच पाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसकी बात करूंगा चुंबक की, तो इसका एक फील्ड होता है, उस फील्ड के आसपास अगर आ गए तो भाई खींचे चले जाओगे। ये काम होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का। इसका पोल होगा
पूजा का आंसर और विदुला का, ऋतु कुमारी, सबके आंसर आगे पोल। तो यहाँ पे चुंबक का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, वो तो सभी को पता है, पोल होता है, सबने बता ही दिया, ऑप्शन नंबर बी। और ध्रुव जो होता है, और इसी में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होता है, मैग्नेटिज्म जो होगा वो भी यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इनमें से हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही हैं? पहला कहता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, यानी जो क्या होती है, चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, इसकी बात कर रहा है। फर्स्ट जो कथन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया था अभी आपको कि यहाँ पर केंद्र पर जो होता है वो लगभग जीरो होता है। केंद्र पर जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है वो, या क्या पे मैग्नेटिज्म जो होता है वो क्या होता है, लगभग जीरो होता है। पोल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और अगर मैं पोल की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ और साउथ होंगे, और इन नॉर्थ और साउथ पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, यानी स्ट्रांग होगा। लेकिन यहां पे मैं बात करूंगा सेंटर की, तो सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका ये तो गलत हो गया भाई। सेकंड क्या कह रहा है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी काटती नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो ये भी क्या है, ये तो सही है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ और साउथ की बात करूं तो यहाँ से आपकी जो चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और थर्ड कहता है चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र यानी क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स बनाती हैं। तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे जो कर्व बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये क्लोज्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, थर्ड भी यहाँ पे सही होगा। बचा कौन सा आपका, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड किस में है, ऑप्शन नंबर 3 डी में, जो दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डी ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। पिंकू कुमार डी आंसर। कौन सा अट्रैक्शन है, वो एक अट्रैक्शन है आदि, किस बात का अट्रैक्शन? अच्छा, कमेंट हो सकता है निकल गया हो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सही कथनों की पहचान कीजिए। सर जी क्लास स्लो चल रहा है, क्या करूं? स्लो चल रहा है मतलब जल्दी पढ़ा दूं बहुत तेजी से? चलो, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सही कथनों की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, ए कहता है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। और दिक्सूचक का मतलब क्या होता है, दिक्सूचक का मतलब होता है कंपास, जहां से हम दिशा का पता करते हैं। तो यहाँ पे ये बात सही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर पता करना हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास में कंपास होगा, उस कंपास से मैं नॉर्थ और साउथ को बता सकता हूँ। क्योंकि अर्थ में क्या पाया जाता है, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, इसलिए अर्थ में भी आपको पोल मिलते हैं, एक मिलता है नॉर्थ और एक मिलता है साउथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ में नॉर्थ और साउथ होते हैं, और इसी कारण मैं यहाँ पे कंपास के माध्यम से नॉर्थ और साउथ को पता कर लेता हूँ। बी क्या कहता है, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करती है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे जो आपकी चुंबकीय सुई है, अब जो इसमें कंपास के अंदर जो सुई है वो किसको बताएगी, नॉर्थ को बताएगी और साउथ को बताएगी। तो यहाँ पे लिखा क्या है, उत्तर और पूर्व की बात की जा रही है, नॉर्थ और ईस्ट की बात की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, बी तो यहाँ पे गलत हो गया, ए यहाँ पे सही है। सी क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती हैं, यानी डेंस होती है, यानी परमेबिलिटी ज्यादा होती है। तो सघन होने का मतलब है, तो यहाँ पे आंसर सी होगा, क्योंकि चुंबकीय रेखाएं जो बनती हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, चुंबक है, और चुंबक से यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय रेखाएं जो निकल रही हैं इस तरीके से, तो सघन कहाँ पे हैं, डेंसिटी ज्यादा कहाँ पर है, वो इस एरिया में ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, चुंबक के ध्रुवों के निकट क्या होगी, सघन ज्यादा होगी। डी कहता है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, यानी प्रतिच्छेदित का मतलब काट सकती हैं। अब आपको यही बात इसमें बोली गई थी कि कहाँ गया, अच्छा इसमें तो है ही नहीं,
प्रतिच्छेदित जो है इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को काट सकती हैं, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ए और सी, और ए और सी किस में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। पहला कहता है कंपास, कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ को बताता है, क्योंकि अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है। अब रोटेट करेगी तो क्यों पाया जाएगा, क्योंकि अर्थ के अंदर जो आपका रहता है लिक्विड फॉर्म में फेरस रहता है, यानी लोहा होता है लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में वो लोहा घूमता है, और अगर घूमेगा पृथ्वी के साथ में तो क्या होगा, वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो कैसे काम करेगी पृथ्वी, मैग्नेटिज्म की तरह काम करेगी, यानी चुंबक की तरह काम करेगी, और चुंबक की तरह काम करेगी तो उसके अंदर पोल पाए जाएंगे, और हमारे यहाँ पे भी दो पोल मिलते हैं जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो एक तरीके से गलत माने गए हैं, क्योंकि जहां पर साउथ पोल होना चाहिए था वहां पे होना चाहिए, जहां पे साउथ है ना उस जगह पे नॉर्थ पोल होना चाहिए था, और जहां पे नॉर्थ है उस जगह पे साउथ होना चाहिए था। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इसलिए प्रूव की गई है क्योंकि यहां पे हमने यह देखा है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, दो चुंबक अगर पास में आएंगी तो वहां पे नॉर्थ और नॉर्थ कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन पृथ्वी का नॉर्थ पोल भी ऊपर है, यानी नॉर्थ पोल को वो बताता है। यहां पर जैसे ही मैं उसको सुई को घुमाता हूं, यानी इसको छोड़ता हूं, ये भी नॉर्थ को बताएगा। तो इसका अगर ये नॉर्थ और नॉर्थ को बता रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर हमारा नॉर्थ होना चाहिए था पृथ्वी पर, वहां पे साउथ है। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला जाता है। इसमें ग्रेविटी है या फोर्स, ये बताइए सर प्लीज। इसमें धोखा है भाई, ना तो ग्रेविटी है ना फोर्स है, इसमें धोखा है। जाओ खींचे चले जाओ। आंसर हो गया बी, पूजा का आंसर बी। मेरा आंसर स्लो आएगा क्योंकि मैं लाइब्रेरी से घर जा रही हूँ। अच्छा पूजा, क्या हो गया पूजा, पिंकू कुमार, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है। ऑप्शन आपके सामने है, ए पूर्व पश्चिम, बी है उत्तर पूर्व, सी है दक्षिण पश्चिम, और डी है उत्तर दक्षिण। और मुझे लगता है इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका। मतलब किस बात से हंसी आ रही है। शिवा राजपूत का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऋतु कुमारी का डी आंसर, पिंकू का डी आंसर, उत्तर दक्षिण पूजा, विदुला का आंसर डी। आपने तो मेरी आंखें खोल दी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आंसर क्या है, सबका आ गया उत्तर दक्षिण। ये हमने बताया कि जैसे अगर आप कंपास ले लो, कंपास के अलावा भी अगर आप किसे ले लो, चुंबक को ले लो, तो चुंबक को भी लोगे तो वहां पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर चुंबक को मैं छोड़ दूंगा लटका के ना, तो वहां पे होगा क्या, वो तब भी नॉर्थ को ही बताएगा, तो वो नॉर्थ और साउथ को बताएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मेरा भी सेम आंसर था, लोग बुरा मान जाते किस बात का। इसका सेम आंसर दे दोगे तो इस वक्त बुरा कौन मानेगा, लोगों के अकॉर्डिंग थोड़ी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इनमें से प्रोटॉन के किस गुण को बदला जा सकता है जब यह स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा हो। प्रोटॉन यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्रोटॉन के किस गुण में, किस प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाएंगे अगर वो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा हो। ऑप्शन आपके सामने है, वेलोसिटी, बी कहता है आपका आवेश, सी है द्रव्यमान, और डी है नोटा। और नोटा का मतलब है नन ऑफ दीज एबव, तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं। पिंकू कुमार का आंसर आ चुका है आवेश, इसका नहीं सर। पूजा का आंसर है 16 का वेग। चलिए आंसर जल्दी जल्दी दे दो, कोई बात नहीं है। आंसर देखो, एक बात याद रखना, नोटा तो होगा ही नहीं क्योंकि नोटा की बात यहाँ पे खत्म। द्रव्यमान जो होता है वो आपको चाहे किसी की बात करो, मैं किसी भी मास की बात करूं, ये कभी भी नहीं बदलते हैं। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, बदलता कौन है, भार बदलता है। तो इसका मतलब क्या है, ये द्रव्यमान तो होगा नहीं। आवेश की बात करूं तो आवेश और द्रव्यमान दोनों ही क्या होते हैं,
दोनों ही फिक्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, दोनों ही फिक्स होते हैं। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए बचा, यानी बेग बचा। बेग हमेशा क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे ही मैं इसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचने पर प्रोटॉन जो होगा उस प्रोटॉन की वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वेलोसिटी वाली, उसका बेग या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो चेंज क्या आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, ना तो उसके द्रव्यमान में चेंज आने वाला है ना ही उसके आवेश में चेंज आने वाला है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई भी हाँ आंसर करके दिखाए कितना आता है। आदित्य चौधरी का ऑप्शन नंबर डी। भाई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आंसर करके दिखाओ। आंसर आ गया आदित्य चौधरी का ऑप्शन नंबर डी। नोटा गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। और ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्यावर्ती धारा, बी है यहाँ पे दिष्ट धारा, सी है यहाँ पे प्रेरित धारा, और डी यहाँ पे है वास्तविक धारा। तो इन तीनों में से यानी इन चारों में से फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन चारों में से किसको ज्ञात किया जाता है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का मतलब क्या है, तो आपने देखा होगा कि एक आपका अंगूठा, यानी फ्लेमिंग का दाएं हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ से ही बता रहा हूँ, ये हो गया आपका अंगूठा, ये आपकी क्या होगी, तर्जनी उंगली होगी, और ये होगी मध्यमा। अब ये यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, यानी ये उंगली, ये तीनों जो होंगी ये तीनों डिग्री क्या बनाएंगी, तीनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अंगूठे और तर्जनी के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तर्जनी और मध्यमा के बीच में क्या होगा 90 डिग्री का एंगल, और अंगूठे और इसमें मध्यमा के बीच में भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। ये हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। और इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिखे बता देता हूँ। ये आपने देखा होगा फिजिक्स में इस तरीके से, ये अब यहां पे जो प्रदर्शित ऊपर की तरफ जो हो रहा है ये क्या बताता है, ये अंगूठे को बता रहा है। और अंगूठा जो है, अब अंगूठा किसको बताएगा, तो हमारा जो अंगूठा है वो चालक जो होगा, यानी चालक की गति की दिशा बताएगा। यानी यहाँ पे मोशन में है, इसका मतलब क्या है, ये चालक की गति की दिशा को बताएगा। और तीनों ही यहाँ पे क्या होंगे, तीनों ही 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। दूसरा क्या है, ये होगी आपकी तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली जो सबसे पहली होती है ना, ये वाली उंगली, ये तर्जनी उंगली है। ये किसको बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होगी ना उसको बताएगा। अब बचा क्या, बचा लास्ट में आपका क्या, मध्यमा उंगली। अब जो मध्य उंगली है, मध्यमा उंगली है, अब यहाँ पे याद रखना इसका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका प्रेरित धारा की दिशा। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें इन तीनों में से कोई भी आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा हो उसके बारे में बताना है। तो आंसर क्या निकल रहा है, हमें यहाँ पे मिल गया आंसर कौन सा, प्रेरित धारा। जो प्रेरित धारा है, अगर आपसे ये पूछा जाता कि कौन सी उंगली प्रेरित धारा को बताती है, तो मध्यमा यानी मिडिल फिंगर जो होती है वो यहाँ पे किसको बताती है, प्रेरित धारा को, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। पूजा मेरी भी सेम कंडीशन है, किस बात की, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सॉरी सर मैं रिकॉर्डेड देख लूंगी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जब किसी दंड चुंबक को लंबाई अनुप्रस्थ में दो बराबर, यानी दंड चुंबक की लंबाई को अनुप्रस्थ रूप से दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव कैसा होगा। ए कहता है दुगना हो जाएगा, बी कहता है आधा हो जाएगा, सी कहता है शून्य, और डी कहता है पहले की तरह ही होगा। तो यहां पे एक बात याद रखना कि जब मैं इसकी बात करूंगा, कोई भी दंड चुंबक है, ये मान लो एक आपके पास में चुंबक है, इसके पास में नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, ये तो आपको पता है नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। अब बात कर रहा है अनुप्रस्थ की तरह, अनुप्रस्थ में काटना है। और अनुप्रस्थ किस तरीके से होता है, अनुप्रस्थ होता है इस तरीके से, जिसे कहते हैं वर्टिकल। तो जहां पे आपको कैसे काटना है, वर्टिकल काटना है, जलन होगी। तो यहां पे जैसे ही मैं इसको काटूंगा इस तरीके से, ठीक है, इसको काटने के बाद में क्या होगा, इसको काटने के बाद में इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक ये बनेगा और एक दूसरा पार्ट ये बनेगा, यानी दोनों चुंबक आपकी बन जाएंगे। अब जैसे ही बनेंगे तो इसके पास में क्या होगा, नॉर्थ और साउथ होगा कि नहीं होगा,
भाई दो चुंबक अगर बनेंगी तो इसके पास में क्या होगा, नॉर्थ और साउथ फिर बन जाएगा, और जैसे ही नॉर्थ और साउथ बनेगा तो यहां पे क्या होगा, जैसा यहां पे पोल था वैसा ही सेम पोल रहेगा। यहां पे ध्रुव जो होगा वो ध्रुव तो वही बदलेगा थोड़ी। यहां पे हुआ क्या, मैंने इसको यहां से काटा तो पोल जो यहां पे ये काम कर रहा था, इस जगह पे काम कर रहा था, वो अब इस जगह पे भी काम करेगा, और यहां पे ये जो काम कर रहा था वो ये वाला काम करेगा। तो आप बताओ तो पोल कैसा रहा, पे पहले की तरह रहा, पोल पर होगा पहले की जैसे ही काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो जिन लोगों ने डी बताया, किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं है। हाँ, बिदुल्ला का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो ध्रुव जो है यहाँ पे पहले जैसा काम करेगा, यानी पहले की तरह ही यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि पोल, भाई पोल में क्या चेंज आ जाएगा, पोल आपका यहाँ पे ये चुंबक में मैंने ऐसे काटा है, अब ऐसे काटने पे तो नया पोल और मिल गया, और जैसे ही नया पोल मिला तो ये वाले पोल तो पहले की तरह ही काम करेंगे जैसे थे। अब ये जो मिले ये भी अलग अपना पहले की तरह ही काम करने को है। यहाँ पे पहले की तरह अगर मैं ये बोलता ये पोल जो है ये तो नए बने हैं ना, नए, ये पहले जीरो था, जीरो क्या था, सेंटर में जीरो था, लेकिन जैसे ही नए बने तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पोल इसकी तरह काम करने लग जाएगा और ये पोल इस वाले की तरह काम करने लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब कह रहा है कि अनुदैर्ध्य रूप से काटो, और अनुदैर्ध्य का मतलब कैसा होता है, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। अब मेरे पास में चुंबक है, ये गई चुंबक, अब इस चुंबक को मैं अनुदैर्ध्य रूप से यानी हॉरिजॉन्टल इस तरीके से काट दूं। अब जैसे मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो पोल होंगे वो दोनों दोगुना हो जाएगा, या फिर आधा हो जाएगा, या फिर शून्य होगा, या फिर पहले जैसे की तरह काम करेगा। अब बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। दोगुना दुगना दुगना नहीं भाई, ये आंसर होगा आपका आधा। यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिज्म है, अब एक बार बताओ, चुंबक जो इतनी बड़ी हुआ करती थी यानी चौड़ाई में जो थी, जैसे ही मैंने इसको काटा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरीके से चुंबक बन जाएगी, यानी ये दो चुंबक इस तरीके से बनेंगी, तो इसका जो मैग्नेटिज्म था वो पूरे में था। जैसे ही मैंने इसको काटा तो मैग्नेटिज्म कितना रह जाएगा भाई, आधा रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं इस तरीके से काट रहा था तो वहां पे पोल में थोड़ी ना चेंज आ रहा था। जब मैंने इसको ऐसे काटा, मान लो ये चुंबक थी, अब इस चुंबक को मैंने ऐसे काटा तो इस वाले पोल पर क्या इफेक्ट आया भाई, और इस वाले पोल पर क्या इफेक्ट आया, कोई इफेक्ट आया नहीं आया ना। तो जब इन वाले पोल पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो यहां पे पोल पे इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ये तो पहले जैसे ही रहने वाला है। अब हुआ क्या, अब मैंने इसको इस तरीके से काटा और दो अलग अलग चुंबक बना दी, तो ये पोल जो था यहाँ पे, ये वाला पोल, इस पोल को मैंने आधा कर दिया, और जब मैं इस पोल को आधा कर दूंगा तो मैग्नेटिज्म जो है, चुंबकत्व जो है वो भी तो आधा हो जाएगा। बताइए आधा होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बताइए क्या गलत है इसमें, सब लोग की बता रहे थे दुगना हो जाए, दुगना कैसे हो जाएगा, चुंबक बड़ी थोड़ी हो गई, चुंबक तो आधी और हो गई। नो आइडिया सर, स्माइल प्लीज, मैं तो स्माइल कर रहा हूं। मेरा आधा, तुम्हारा आधा नहीं, चुंबक का आधा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कह रहा है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच में संबंध की खोज किसने की थी। जो विद्युत और चुंबक, यानी चुंबकत्व अलग है और इलेक्ट्रिसिटी अलग है, लेकिन देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक जो हैं यहां पर दोनों के बारे में क्या है, दोनों के बीच में एक संबंध पाया जाता है, एक रिलेशन पाया जाता है। इस रिलेशन की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने, मैक्सवेल, डीजल, माइकल फैराडे और बोल्ला। सर तबीयत खराब हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से, कल दोपहर की क्लास में मिलूंगा। वही क्वेश्चंस देख के और क्वेश्चंस के आंसर जो आ रहे हैं ना ABCD में से, और ज़्यादातर गलत होना, इस वजह से तबीयत खराब हो रही है। कोई बात नहीं है, देख लेना बाद में। सेवा राजपूत का आंसर सी है, माइकल फैराडे। पूजा का आंसर माइकल फैराडे। फैराडे ने तो अलग चीज, फैराडे ने नहीं, इसका आंसर मैक्सवेल होगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई फैराडे ने विद्युत के बारे में बताया था, लेकिन चुंबक और विद्युत दोनों के बारे में रिलेशन को बताने वाला कौन था, वो मैक्सवेल था। तो आंसर मैक्सवेल है। आज तो भाई ज्यादातर गलत हुए हैं आप लोगों के, थोड़ा ध्यान दो।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब आती है फोटोकॉपी की बात। यहाँ पे फोटोकॉपी या फिर हम कॉपी तो करते रहते हैं, अब फोटोकॉपी की बात आती है। चलो फोटोकॉपी की बात करते हैं। फोटोकॉपी में कौन सी तकनीक जो है, कौन सी टेक्नोलॉजी है वो काम करती है? मैक्सी। ए चुंबकीय प्रतिबिंब बनना, बी कहता है तापीय प्रतिबिंब बनना, सी यहाँ पे कहता है विद्युत स्थितिक प्रतिबिंब बनना, और डी यहाँ पे कहता है विद्युत चुंबकीय प्रतिबिंब बनना। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा जब कोई फोटोकॉपी कराई जाती है? आपने देखा होगा पेज, आपके पास में पेज होंगे या मार्कशीट होती है, तो हम क्या कराते हैं, हम उसकी फोटोकॉपी कराते हैं। तो उस फोटोकॉपी का होने की वजह क्या है, वहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी है जो काम कर रही है, उस टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा प्रतिबिंब बन के आ रहा है, यानी वही फोटो जो है उसी का एक मिरर इफेक्ट बन के आ रहा है। तो इनमें से क्या आंसर होगा? शिवा राजपूत का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। सर मैं आपके साइंस की क्लास में आंसर नहीं देता, मुझे चिकनगुनिया बुखार हो गया इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा, अब बुखार हो गया है तो भाई थोड़ा सा रेस्ट करो, क्योंकि मैं भी उठ के ही आया हूँ उससे। चिकनगुनिया तो नहीं है लेकिन हाँ हो गया था, वायरल हो गया था। शिवा राजपूत का आंसर बी, पूजा का सी, और पिंकू का डी, डी एफ, डी डी एफ, डी 100%। चलो अब एक बात, चलिए यहाँ पे मैं फोटोकॉपी की बात करता हूँ। अब फोटोकॉपी के, जैसे मैंने फोटोकॉपी कराई, तो फोटोकॉपी के पास में आपका मान लो ये पेज है। अब ये जो पेज है, अब इस पेज को मैं क्या करूंगा, उस फोटोकॉपी वाली मशीन पे रखूंगा, रखूंगा कि नहीं रखूंगा? और जैसे ही रखूंगा तो उसके अंदर क्या चाहिए, स्टेबिलिटी तो चाहिए, यानी स्थिति तो चाहिए, वो हमें स्टैटिक होगा, यानी रुका हुआ होगा, तभी तो फोटोकॉपी मिरर के रूप में आएगी। अगर मान लो वो रुका हुआ नहीं होता, या वो आपका पेज इधर उधर हो जाएगा, तो आपने देखा होगा कि लहर बन के आ जाती है, यानी फोटोकॉपी अच्छी आती ही नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, इस पेज को जैसे ही मैं फोटोकॉपी वाले मशीन में रखता हूं तो मुझे क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पे जैसे ही स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबिलिटी की वजह से ही वो क्या बनेगा, वो प्रतिबिंब के रूप में निकल के आएगा। तो यहाँ पे अब बताओ स्टेबिलिटी किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं, यहाँ पे चुंबकीय प्रतिबिंब बना रहा है, यहाँ पे तापीय प्रतिबिंब बना रहा है, ये विद्युत स्थितिक प्रतिबिंब बना रहा है, और ये विद्युत चुंबकीय प्रतिबिंब बना रहा है। तो यहाँ पे स्थिति के कारण यहाँ पे प्रतिबिंब का बनना हमारा कहलाएगा वैद्युत स्थितिकीय प्रतिबिंब बनना, यानी विद्युत के कारण, विद्युत और स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बन पा रहा है वो आपका फोटोकॉपी में टेक्नोलॉजी यूज होती है। हाँ जी ठीक है भाई। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। अब बात आती है जब कोई वाहन, वाहन का मतलब यहाँ पे क्या है, अब वाहन यहाँ पे मैंने मान लिया एयरप्लेन, ठीक है, ये जो वाहन है वो कौन सा है, वो एयरप्लेन है। जब कोई एयरप्लेन गुजरता है, ऊपर से गुजरेगा, ठीक है, और जैसे ही गुजरेगा तो पहले क्या होता था, हमारे पास में जो टीवी हुआ करती थी, आप आज के टाइम की तो बात नहीं करूंगा, पुराने टाइम की मैं बात करूंगा, तो टीवी की जो तरंग होती थी, यानी वेव जो होती थी, वो क्या हो जाती थी, वो डिस्टर्ब हो जाती थी। और उस डिस्टर्बेंस की वजह से आप क्या देखते होगे, आपके टीवी में लहरें सी चलने लगती थी। वो लहरें सी चलने का कारण क्या होता था? ए कह रहा है कि धातु रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती थी। बी कह रहा है यहाँ पे चिंगारी प्लग विद्युत चुंबकीय बाधा उत्पन्न करता है। सी कह रहा है वाहन के प्रदूषण टीवी के पुर्जे को प्रभावित करते हैं। और डी कहता है आधुनिक वाहन विद्युत प्रज्वलन पद्धति उपयोग करते हैं। तो जब एयरप्लेन गुजरता था, जब एयरप्लेन गुजरता था तो टीवी की जो वेव होती थी ना, वो यानी जो हमारे सैटेलाइट से जो वेव आ रही हैं, वो वेव को डिस्टर्ब कर देती थी। उस डिस्टर्ब की वजह से क्या आता था, लहरें आ जाती थी। तो हम टीवी पे आप देखते थे तो लहरें चलती थी। तो वो पुराने टाइम में, हमारे टाइम में, आपके टाइम में नहीं, यानी हमारे टाइम में क्या, हम भी इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन हाँ ये लहरें इस टाइप से चलती थी और ये ऊपर नीचे होते रहते थे। तो क्यों क्यों हो रहा है? तो ये लहर का जो आना है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो एयरप्लेन है, इस एयरप्लेन में क्या लगा होता था, स्पार्क प्लग लगा होता है। और स्पार्क प्लग जो होता है ना, वो विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। और डिस्टरबेंस जैसे ही आएगा तो उसकी वजह से जहां पे जो वेव आ रही होती है ना, उन वेव में भी वो डिस्टरबेंस आ जाता था। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये होगा जो चिंगारी प्लग लिखा है ना, चिंगारी का मतलब है यहाँ पे स्पार्क।
जो स्पार्क प्लग लगा होता था, उस स्पार्क प्लग के जो विद्युत चुंबकीय बाधा यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो बनता था, और जैसे ही आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता था उसके अंदर क्या हो जाता था, डिस्टरबेंस आ जाता था, और उस विक्षोभ के कारण, उस डिस्टरबेंस के कारण आपकी टीवी में वो डिस्टरबेंस दिखाई देता था। तो यहाँ पे वो लहरों का आना किस वजह से होता था, वो इसमें प्लेन में लगे स्पार्क प्लग की वजह से। ठीक है सर, मैं यूपी के पीलीभीत से हूँ और आपकी क्लास पहली बार ले रहा हूँ। तो भाई पीलीभीत से हो और आप पहली बार जुड़े हो, आपने पहली बार में क्लास देखी होगी, आपने क्वेश्चन समझे होंगे, और आपको क्लास कैसी लगी आप ये बताना। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, अगर आपने नहीं समझा होगा तो क्लास को फिर से बैक कर लेना और आपको समझ में आ जाएगा। हाँ वही चिंगारी, ऑप्शन नंबर भी चिंगारी। हाँ वो स्पार्क की बात आती है ना, स्पार्क को कन्वर्ट करते हैं ना, ट्रांसलेट करते हैं, तो चिंगारी निकल के आया है। ए सबका आया ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ। सर मैं यूपी 80 आगरा से हूँ, रोज क्लास लेता हूँ। और मैं यूपी 83 से हूँ, मैं रोज क्लास यहाँ पे खुद लेने आता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में आज 22 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन 22 आपको समझ में आए होंगे। मुझे लगता है कि आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों आया होगा, उसका रीजन है कि आपसे आज बहुत सारी गलतियां हुई हैं, और गलतियां होने पे क्लास देखना ज़्यादा बेटर रहता है। भले आदित्य चौधरी तो चले गए, गलतियां ज़्यादा हो रही थी उस वजह से, क्योंकि ज़्यादातर आंसर आज गलत ही निकले हैं। लेकिन आपको समझ में जरूर आया होगा कि हाँ एक छोटी सी गलती, यानी हम पढ़ते कुछ हैं और उससे छोटी छोटी गलतियों से हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो हमें वो पढ़ना है, समझना है, और किस तरीके से समझना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पे अब आपको समझ में आ चुका होगा, जैसे ही आपने इन चीज़ों को देखा, इन चीज़ों से आपको समझ में आया होगा कि हाँ कि मुझे किस तरीके से आंसर देने हैं। पहले चारों ऑप्शन समझने हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद में वहां से रिलेशन निकालना होता है कि ये कह रहा है और इससे रिलेशन क्या निकल रहा है। मैं यूपी 41। नहीं सर मैं देख रहा था पर मैंने कमेंट नहीं कर रहा हूँ सर, पर मैं क्वेश्चन काफ़ी सही है। तो बहुत अच्छी बात है राम कुमार, देख रहे हो कमेंट नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करने से क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट आता है। मैं हमेशा ये एक बात ही बोलता हूँ कि अगर आप कमेंट कर रहे हो ना, वो फालतू वाले कमेंट छोड़ के, कमेंट करने का मतलब जो आपके आंसर्स आ रहे हैं ना, आंसर आने का मतलब है कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, और जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो गए उसमें आपका फोकस ज़्यादा बढ़ेगा। एक होता है देखना और एक होता है इन्वॉल्व होना। देखना तो भाई दूर रखा देख रहे हैं, इन्वॉल्व मतलब मैंने आंसर दिया, अब मेरे को क्यूरियोसिटी आएगी मेरा आंसर सही है या नहीं, देखते हैं मेरा आंसर सही है नहीं। अब वो आंसर अगर सही है तो समझ में आ गया भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर वो गलत हुआ तो गलत होने से क्या आएगा कि मुझसे गलती हो गई, कहाँ गलती हुई, मैंने कहाँ पे नहीं समझा, वो चीज़ें। तो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है भाई। क्रिकेट को देखना और क्रिकेट खेलना दोनों में बहुत अंतर है, तो यही बात मैं बता रहा हूँ। देखना होता है बस देखना, एक होता है कमेंट करना या फिर हम खुद से सॉल्व करना। कमेंट नहीं कर रहे तो खुद से सॉल्व भी करना भी हमारा इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाता है। सर आपकी ऑनलाइन क्लास कब से स्टार्ट होती है? मेरी क्लास वैसे मेरे SSC GD का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है, जिसमें मैं 12 बजे आपको GS पढ़ाता हूँ। और शाम की जो क्लास होती है वो रेलवे के लिए चल रही है। जो आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, ALP NTPC के जितने भी एग्जाम आएंगे सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइंस का पोर्शन पूछा जाता है वो आपको 9 बजे मिलता है, जिसको मैं पढ़ाता हूँ। बाकी आपको GS की जो क्लास है वो आपके ललित सर के द्वारा पढ़ाई जाती है, वो चलती है 6 बजे। और 7:30 बजे जो चलती है वो मैथ्स की क्लास चलती है, जिसमें आपको यादविन सर पढ़ाते हैं। फर्स्ट डे था सानिया का, बहुत अच्छी बात, तो आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी मुझे लगता है। मैथ की क्लास नहीं हुई, हाँ आज की मैथ की क्लास नहीं हो पाई, और सर ने आज किरण क्लास, उनके एक क्लास चल रहा है जिसका नाम है किरण, यानी किरण की वो प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो क्लास आज हुई थी, तो वो उसके बाद में क्लासेस नहीं हो पाई। हमको मज़ा आता है कमेंट करने में। मैं ALP की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप ALP जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और वो रेलवे की तैयारी करने के बाद में क्लासेस से जुड़ें, आपको यहाँ पे खुद समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से गलतियाँ हो जाती हैं। हमारे स्टेप हमेशा इसी तरीके से होते हैं कि भाई यहाँ पे भाई टीवी की बात हो रही है और टीवी से क्या निकलेंगी, वेव निकलेंगी, और वेव निकलेंगी तो वेव तरंगों को यहाँ पे परावर्तित कर रही है, तो आंसर यही बोलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वजह क्या है, कहीं ना कहीं वो वजह आपका स्पार्क प्लग है, तो वो चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, वो एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करता हूँ। मेरा भी फर्स्ट डे मेडिसिन हब का, ये हम लोग मैथ की क्लास में सो जाता हूँ। क्यों भाई, सपने में क्वेश्चन करते हो क्या फिर? चलिए आज क्लासेस यहीं पर करते हैं एंड।
इसके बाद में ये क्लासेस मैंने आपको बता दिया है। सुबह 12 बजे जो क्लास होती है वो मैं लेता हूँ, जिसमें मैं जीएस पढ़ाता हूँ एसएससी जीडी के लिए। और जो साइंस की क्लास होती है जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, यानी चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। जो साथी मेरे साथ में जुड़े हैं उन्हें तो पता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने फिजिक्स के कई सारे चैप्टर खत्म करा दिए हैं। आज जो एक चैप्टर था वो मैग्नेटिज्म से आने वाले जितने क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और इसके बाद में आपको एक नए टॉपिक के साथ में मैं आपको कल क्लास लेने वाला हूँ, तो नए टॉपिक के साथ में जुड़े रहिएगा। इसी तरीके से हम क्लास को करते रहेंगे। फिजिक्स के बाद में हम केमिस्ट्री और बायो को भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है जी। सर आप कहाँ से क्लास ले रहे हो? स्टूडियो से भाई। हाँ मीना जी, कल होगी भाई, रोज होगी, क्लासेस रोज होती हैं। मेरी थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मेरी थोड़ी सी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि मैं 2-2 3-3 बजे तक केवल पढ़ाई ही कर पाता हूँ, आप ही के लिए पढ़ पाता हूँ मैं। तो उस वजह से थोड़ी कभी कभी दिक्कत, नींद ना हो पूरी हो पाने की वजह से हो जाती है। तो बस इतना ही है। पता है इन्हें, एक पिंकू कुमार है, इन्हें पता नहीं कैसे ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद इन्हें नींद आ जाती है, और मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है, और मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ने के लिए मुझे, मतलब आपको पढ़ाने के लिए मुझे दो पढ़ना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे तो बताओ मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मुझे और अच्छे से पढ़ना होता है। पीडीएफ डाल दीजिए, गांधी नियम। हाँ पीडीएफ के लिए, पीडीएफ की बात है तो ये पीडीएफ आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस के, आपको यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाएं, आपको मेरी क्लास के बाद में 10 मिनट के बाद में आपको वहाँ पे क्लासेस में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रोजाना मैं अपनी पीडीएफ को तुरंत अपलोड कर देता हूँ जैसी क्लास खत्म होती है। विशाल चौहान आगे भाई, बिल्कुल, जब बहुत जल्दी आ गए हो कल की क्लास के लिए, 24 घंटे बाद है क्लास, जल्दी आ गए कल के लिए। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।